जब तुम्हारा डीऑक्सीडेशन होगा। एल्यूमिना को हम लोग कैल्शियम ट्रीटमेंट करते हैं। कैल्शियम ट्रीटमेंट के पीछे का क्या रीजन है? क्योंकि तुमको पता है कि एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट 2050 के आसपास है, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, और स्टील मेकिंग टेम्परेचर 1600, 1630, 1660, 1675, इससे ज्यादा नहीं जाता है, लास्ट इतना जाता है। तो अगर एल्यूमिना किसी चांस से स्टील के अंदर में रह गया, तो ये पूरा स्टील का अगर कंटेनर है, ये पूरा अगर स्टील का कंटेनर है, एल्यूमिना बाय चांस यहाँ पे रह गया, बात का टेम्परेचर 1630 है, इसके अंदर में एल्यूमिना है, तो एल्यूमिना अभी भी किस स्टेट में रहेगा? बताइए। सॉलिड भैया। अभी ये लिक्विड को हम लोग लेकर जाएंगे कास्टिंग के पास। कास्टिंग के पास एक उसको जब हम लोग इस स्टील को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो एक नोजल रहता है, तो ये नोजल में एल्यूमिना जाके जमा हो जाता है। अगर ये सॉलिड स्टेट में रहेगा तो यहाँ जमा हो गया, तो ये नोजल को क्लॉग कर सकता है। दूसरा, जब ये सॉलिड स्टेट में तुम कास्टिंग कर रहे होंगे, तो मटेरियल सॉलिड बन रहा होगा, सब मटेरियल सॉलिड बन रहा होगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा, बट एक मटेरियल जो रहेगा वो सॉलिड स्टेट में रहेगा, जिसके कारण वो सरफेस डिफेक्ट जनरेट कर सकता है, जिसको हम लोग नॉन मेटालिक इंक्लूजन भी बोलते हैं। तो ये एल्यूमिना को ऐसा करना है कि ये स्टील मेकिंग टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाए। अगर ये एल्यूमिनियम स्टील मेकिंग टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा, तो फिर मेरा सारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये सॉलिड स्टेट में रहेगा तब तक ये मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिना को मॉडिफाई कर देते हैं। तो एल्यूमिना जो है स्मॉल स्मॉल शेप्स का रहता है, तो उसको हम लोग उसका शेप को चेंज करके, जैसे एल्यूमिना का शेप जो होता है वो स्ट्रिक्स रहता है, मतलब छोटा शेप का रहेगा और यहाँ निडल ऐसे ऐसे करके रहेगा, निडल टाइप स्ट्रक्चर रहता है उसका। तो इसका इस स्ट्रक्चर को चेंज करके हम लोग इसको सर्कल में बनाने की कोशिश करते हैं। और एल्यूमिना जो ये सॉलिड स्टेट में रहता है 2000 के आसपास में, हम लोग कोशिश करते हैं कि एल्यूमिना इस स्टेज से चेंज होकर इसका शेप ऐसा हो जाए, और ये स्टील मेकिंग टेम्परेचर पे किस स्टेट में रहे, तो लिक्विड स्टेट में रहे। इसी को हम लोग सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए और इसका शेप को स्ट्रिक से चेंज करके ग्लोबुलर करने के लिए हम लोग इसको कैल्शियम ट्रीटमेंट करते हैं। कैल्शियम ट्रीटमेंट के समय में हम लोगों को सीए ऐड करना रहता है, और सीए जो है वो एल्यूमिना के साथ रिएक्शन करता है और एक कंपाउंड बनाता है। सीए एल्यूमिना के साथ रिएक्शन करता है, और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। कभी भी कॉम्प्लेक्स का बात आ गया तो उसका मतलब है कि दोनों आपस में रिएक्शन करके कंपाउंड बना रहा है, या तो वो ये कंपाउंड बनाता है, या तो वो ये कंपाउंड बनाता है।
जो भी कंपाउंड बनाता है, और ये दोनों ही कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये डिक्रीज करके 1413 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, या तो 1450 तुम बोल सकते हो। जहां एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट, सोचो जहां एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट 2000 के आसपास था, वही विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम ट्रीटमेंट हमने एक कंपाउंड फॉर्म किया, और इस कंपाउंड का फॉर्म करते ही इसका मेल्टिंग पॉइंट 1450 में आ गया। तो जो स्टील मेकिंग टेम्परेचर यानी कि 1630 डिग्री सेल्सियस में जो सॉलिड स्टेट में था, वो ये कंपाउंड बनते ही लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। जिसका शेप ये स्ट्रिक्स के जैसा था, उसका शेप चेंज होकर ग्लोबुलर्स के जैसा हो गया। तो इस कारण से हम लोग कैल्शियम ट्रीटमेंट करते हैं और इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। जबकि ऑल्दो तुम जब देखोगे तो CaO है, यहाँ पे Al2O3 है, दोनों का ही मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। कैल्शियम ऑक्साइड का भी मेल्टिंग पॉइंट 2500 के आसपास है, एल्यूमिना का भी मेल्टिंग पॉइंट 2000 के आसपास है, बट स्टिल ये दोनों एक ऐसा कंपोजिशन बनाता है जो कि 1450 में मेल्ट कर जाता है, यानी कि लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट इसको बोल सकते हैं। दिस इज यूटेक्टिक पॉइंट एक तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था एल्यूमिना का शेप। तो इसका जो शेप रहता है स्टार्टिंग में स्टिक्स के जैसा रहता है, तो ये ना छोटा छोटा शेप में रहता है, जिस कारण से नोजल में जाके चिपक जाता है, और नोजल से फिर स्टील को बाहर आने नहीं देता है, जिस कारण से ये स्टील काफी प्रॉब्लम करता है हम लोगों को। इसीलिए हम लोगों को एल्यूमिना को चेंज करना ग्लोबुलर शेप में। ग्लोबुलर शेप में चेंज करने से क्या होगा, ये अगर स्टील में रह भी गया तो ये हमको उतना इम्पैक्ट नहीं देगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑलरेडी लो हो चुका है और कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक चीज हमेशा हमको याद रखना है कि कैल्शियम हम तभी ऐड करेंगे बाद में जब तुम्हारा डीसल्फराइजेशन हो गया रहेगा विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक स्लैग। अगर डीसल्फराइजेशन नहीं हो रहा है तुम्हारा, तो डीसल्फराइजेशन नहीं हो रहा है तो उसको रोकने का कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि डीसल्फराइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब तक डीसल्फराइजेशन नहीं होगा तब तक कैल्शियम एल्यूमिनियम के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनेगा, क्योंकि डीसल्फराइजेशन में कैल्शियम जो है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन नहीं करके, बल्कि कैल्शियम जो है वो सल्फर के साथ रिएक्शन करके CaS बनाता है। तो ये जो कैल्शियम तुम एल्यूमिनियम के लिए यूज कर रहे थे, ये कैल्शियम इधर चला जाएगा। इसीलिए हम लोगों को इसका हमेशा ख्याल रखना है कि ये कैल्शियम जो है तभी चार्ज करेंगे जब डीसल्फराइजेशन हो गया रहेगा। और दूसरा चीज यहाँ पे ये भी ध्यान रखने के लिए बताया है कि जब तक डीऑक्सीडेशन नहीं होगा तब तक डीसल्फराइजेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब है बात को पहले ऑक्सीजन से किल करना पड़ेगा, उसके बाद सिंथेटिक स्लैग का यूज करके डीसल्फराइज करना पड़ेगा, उसके बाद एलाय ऑडिशन करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इसमें एल्यूमिनियम को रिएक्शन करने के लिए कैल्शियम का यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द कैल्शियम ट्रीटमेंट जो कि किया जाता है, जिसके बारे में हम लोग पिछला क्लास में भी पढ़ चुके थे। ठीक है, ये तो पता है तुम लोगों को CaF2 किस लिए यूज किया जाता है। CaF2 का क्या काम है स्लैग को फ्लूइड करना। फ्लूइड करना। CaO का काम है स्लैग का बेसिसिटी को इंक्रीज करना। तो एलएफ में भी अगर हम CaO ज्यादा स्लैग में देने लगेंगे तो स्लैग में CaO देने से क्या होता है ना, स्लैग विस्कस हो जाता है। तो इस विस्कोसिटी को कंट्रोल करने के लिए हम कभी कभी क्या ऑलमोस्टली हम लोग CaF2 यूज करते हैं। तो कभी भी अगर हम सिंथेटिक स्लैग बना रहे हैं तो उसमें भी CaF2 का कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि सिंथेटिक स्लैग जो भी होना चाहिए, स्लैग जो होता है अगर वो ज्यादा विस्कस हो जाएगा तो फिर वो टेम्परेचर को खाने लगेगा स्टील से। तो हम लोगों को कोशिश करना है कि स्लैग जो है फ्लूइड कंडीशन में ही रहे। तो फ्लूइड कंडीशन में मेंटेन करने के लिए हम लोगों को कैल्शियम फ्लोराइड का यूज करना पड़ता है। पर्जिंग कंटिन्यूअसली होते रहना चाहिए बाद में, जिससे इंक्लूजन जो होगा वो मिनिमम लेवल पे हो जाएगा और तुम्हारा स्टील जो है वो बन जाएगा। अभी पिछले क्लास में हम लोग एलएफ के बारे में जो पढ़ रहे थे उसमें एक रूफ जो था वो बच गया था। एक रूफ जो था उसमें हम लोग देखा कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग कैसे किया जाता है। अभी हम लोग दूसरा रूफ में अगर हम देखें तो दूसरा रूफ में देखे थे कि उसमें वैक्यूम लाइन क्रिएटेड था, और वैक्यूम लाइन क्रिएटेड था तो फिर हम लोग को पहले पढ़ना पड़ेगा कि वैक्यूम ट्रीटमेंट क्या होता है।
ये बहुत ही कॉस्टली होता है, ये प्रोसेस सारे स्टील के लिए फॉलो नहीं करते। वैक्यूम ट्रीटमेंट एक बहुत ही कॉस्टलियर प्रोसेस है, क्योंकि हमको स्टील को वैक्यूम कंडीशन में रखना है। एटमॉस्फेयर तो पूरा खत्म हो जाना चाहिए और उसको कम्प्लीटली कम्प्लीटली हम लोग उसको वैक्यूम स्टेट में रखेगा। तो वैक्यूम स्टेट में रखने से क्या होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कभी भी लिक्विड स्टील जब वैक्यूम स्टेट में आएगा तो तुम इससे बहुत सारा गैस को हम इससे निकाल सकते हैं। टाइनी एलिमेंट्स जो है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। टाइनी एलिमेंट्स के रूप में जैसे मान के चलो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, ये हम निकाल सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन भी निकलता है, बट मोस्टली हम लोग कोशिश करेंगे कार्बन हाइड्रोजन निकालने का। तो कैसे निकलता है ये, क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बात तो तुमको पता चल गया, एलएफ में सब कुछ कर दिए। एलएफ में सारा चीज करने के बाद हम लोग इसको वैक्यूम डिगैसिंग के लिए लेकर जाते हैं। तो वैक्यूम डिगैसिंग में जनरली क्या होता है कि कुछ गैसेस है, कुछ एलिमेंट्स ऐसा है जिसके लिए हम लोगों को बहुत ही लो गैस कंटेंट रहना चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो 30 ppm 20 ppm के आसपास रहना चाहिए। वैसे भी तुम्हारा बात में हाइड्रोजन जो 0.007 के आसपास रहता है, सॉरी 0.004 के आसपास रहता है। हम लोग को ये हाइड्रोजन को चाहिए स्टील में 0.002 के आसपास। तो इतना हाइड्रोजन को कम करना है अगर, तो भी हमको चाहिए इसको डिगैसिंग करना पड़ेगा। बिना डिगैसिंग का 1% भी हाइड्रोजन जो है वो कम नहीं होता है। चाहे वो ऑक्सीजन, अगर बात में ऑक्सीजन है 0.040 है और ऑक्सीजन तुमको कन्वर्ट होकर मिल जाएगा 0.002 में भी मिल सकता है। तो दिस इज हेल्थ। इसके ऑक्सीजन को खत्म करने के लिए हम एल्यूमिनियम का यूज कर सकते हैं। एल्यूमिनियम बात को डिऑक्सीडाइज करता है, यानी कि सारा ऑक्सीजन जो है एल्यूमिनियम से रिएक्शन कर जाएगा और फिर ऑक्सीजन तुमको इतना मिल जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। हाइड्रोजन के लिए हमको करना पड़ेगा। दूसरा चीज क्या है कि कार्बन। कार्बन अगर स्टील बात में 0.03 तुम लाए हो, तो सेकेंडरी स्टील मेकिंग में तुम अभी देखा एलएफ में तुम देखा कि कार्बन को हम कम नहीं कर पाएंगे। एलएफ में कार्बन कम होने का कोई चांस ही नहीं है। कहाँ से हम एलएफ में कार्बन को कम करेंगे, अगर इलेक्ट्रिकल रूफ रहेगा तो। या तो हम इससे पहले ओएलपी देखे, ओएलपी में भी हम देखे सिर्फ एडिशन होता है, इसमें कोई इम्प्योरिटी को हम रिमूव नहीं कर सकते। कोई रिमूव होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सल्फर होता है, और कोई भी दूसरा इम्प्योरिटी हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग को अगर इम्प्योरिटी को रिमूव करना है तो हम लोग को कुछ स्पेशल तरीका अपनाना पड़ेगा। उसी में एक एग्जांपल है कि सिर्फ सल्फर का रिमूवल जो है वो सेकेंडरी में पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी स्टील में सिंथेटिक स्लैग। अगर सल्फर के अलावा इफ यू वांट टू रिमूव कार्बन, इफ यू वांट टू रिमूव हाइड्रोजन, या फिर तुमको ऑक्सीजन को रिमूव करना है, तो तुमको अलग से कुछ एडिशन करना पड़ेगा। सपोज डिऑक्सीडेशन के लिए हम बताए कि एल्यूमिनियम यूज करते हैं। उसी की तरह अगर हाइड्रोजन और कार्बन है तुम्हारे स्टील बात में और इसको हमको रिमूव करना है, तो इसको रिमूव करने के लिए भी हमको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जिसको हम लोग वैक्यूम ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। तो वैक्यूम ट्रीटमेंट में क्या होता है कि वैक्यूम क्रिएट करते हैं, और वैक्यूम क्रिएट करके कैसे रिमूव होता है, तो इसको जानने से पहले यू हैव टू नो अबाउट द सीवर्ट्स लॉ, जो कि हम लोग बेसिक मेटलर्जी में पढ़े हैं। तो प्लीज आप लोग सब थोड़ा सा बताइए सीवर्ट्स लॉ के बारे में। ये साइवर्ट्स लो बोला, द solubility of the gas is directly proportional to partial pressure of the dissolved gas, ऐसे कुछ था भैया। तो मेरे को सीधा सीधी बताओ कि प्रेशर अगर घटेगा, प्रेशर डिक्रीज करेंगे, तो सॉल्युबिलिटी घटेगा कि बढ़ेगा? प्रेशर हम घटाएंगे तो कोई भी गैस का सॉल्युबिलिटी घटता है या बढ़ता है? घटेगा। आर यू श्योर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है दोस्त।
कोई भी गैस का डिजोल्व अगर हम उसको एटा मान रहे हैं, मान के चलो सिग्मा एप्सिलॉन मान रहे हैं, दैट इज स्क्वायर रूट होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कोई भी गैस। कांस्टेंट हटेगा तो यहाँ पे सीवर्थ कांस्टेंट आएगा, रूट पार्शियल प्रेशर ऑफ कोई भी गैस। दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस या परसेंटेज ऑफ गैस जो कि डिजोल्व हो रहा है। तो गैस का परसेंटेज यहाँ पर है, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, दिस इज द कांस्टेंट। बट एक चीज तुम लोग भूल गया कि उस लॉ में एक और चीज लिखा हुआ था, एम्बिएंट एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर। तो अगर सीधा सीधी मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी गैस का, लेकिन ये जो गैस है ये कैसा गैस है, दिस गैस इज डायटोमिक गैस। सेवर्ट्स लॉ जो दिया गया था वो डायटोमिक गैस के लिए दिया गया था, और सेवर्ट्स लॉ के अनुसार कि जो भी डायटोमिक गैसेस है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया N2, ऑक्सीजन हो गया O2, हाइड्रोजन हो गया H2, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डायटोमिक गैस। तो जितना भी डायटोमिक गैस है जो कि लिक्विड स्टील में है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका स्क्वायर रूट का पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एट एम्बिएंट एटमॉस्फेयर। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग प्रेशर को अगर हम लोग डिक्रीज करने लगेंगे, सीधा सीधी मतलब ये है, इफ वी आर गोइंग टू डिक्रीज द प्रेशर, प्रेशर को कम करने लगेंगे, तो हमारा जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होने लगेगा। तो सीधा सीधी ये मतलब था कि हम लोग को प्रेशर कम करना है, सॉल्युबिलिटी जो है वो अपने आप कम हो जाएगा। जितना कम प्रेशर लेकर जाओगे सॉल्युबिलिटी जो है उतना कम हो जाएगी। तो इसीलिए अभी यहाँ पर गैस के रूप में तुम्हारे पास नाइट्रोजन है, गैस के रूप में हाइड्रोजन है, गैस के रूप में ऑक्सीजन है। तो जैसे जैसे हमने प्रेशर कम करना स्टार्ट करूंगा, तो अंदर में जो नाइट्रोजन था वो बाहर निकलना चाहेगा, अंदर में जो हाइड्रोजन था वो भी बाहर निकलना चाहेगा, अंदर में जो ऑक्सीजन था वो भी बाहर निकलना चाहेगा। तो वन मोर थिंग इज इम्पोर्टेंट दैट इफ यू वांट टू रिमूव द ऑक्सीजन, तुम ऑक्सीजन को सिर्फ एल्यूमिनियम या सिलिकॉन के साथ रिएक्शन करवा के किल करके हम ऑक्सीजन नहीं रिमूव नहीं कर सकते। तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है कि तुम बात को वैक्यूम कर दो, वैक्यूम करने से भी अंदर में जितना भी गैसेस है सब बाहर निकल जाएगा, उसमें ऑक्सीजन भी आता है। ऑक्सीजन के लिए तुमको एल्यूमिनियम सिलिकॉन, अगर ये तो नॉर्मल प्रोसेस है जो कि काफी सस्ता है, बट इफ यू वांट टू रिमूव ऑक्सीजन इन वैक्यूम कंडीशन यू कैन रिमूव। तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज है। तो अभी क्या हो रहा है कि वैक्यूम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। वैक्यूम ट्रीटमेंट में हम लोग जनरली स्टील को वैक्यूम लाइन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, स्टील को वैक्यूम लाइन से कनेक्ट करते हैं। और कैसे, तो हमारा जो मेन फोकस रहता है वैक्यूम ट्रीटमेंट में, चूंकि ऑक्सीजन तो हम पहले रिमूव कर दिए, नाइट्रोजन तुम्हारे स्टील में आएगा नहीं, तो बच गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर 0.004 भी है तो भी तुमको दिक्कत कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन के हेल्प से तुम्हारा हेयर लाइन क्रैक होता है। नाम सुना होगा तुम लोग सब इसके बारे में, हेयर लाइन क्रैक या हेयर लाइन फ्रैक्चर। तो हेयर लाइन फ्रैक्चर जो होता है वो हाइड्रोजन के कारण होता है, जो कि हमको रिमूव करना रहता है कुछ स्पेसिफिक स्टील में। जब लो कार्बन स्टील बनाने जाएंगे तो वहां पे हमको हाइड्रोजन को कम करना ही पड़ेगा। तो इस हाइड्रोजन को मिनिमाइज करने के लिए हमको ऑक्सीजन डिगैसिंग के पास जाना पड़ेगा। कैसे करके जाते हैं। और उसके बाद एक और चीज है कि अगर हम इस बात में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है, तो पार्शियल प्रेशर कम जब करेंगे, मतलब कि इस गैस का लिक्विड का प्रेशर को हम लोग जब कम कर रहे होंगे, तो प्रेशर को कम करने के दरमियान क्या होगा कि उसके अंदर में अगर कोई कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो वो दोनों में आपस में रिएक्शन होगा और वो CO गैस बना करके स्केप कर जाएगा तुम्हारा मेल्ट से। तो बट ये कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन जो ये कैसे होता है ड्यूरिंग वैक्यूम ट्रीटमेंट, ये कार्बन ऑक्सीजन का रिएक्शन भी पॉसिबल है। और ये रिएक्शन पॉसिबल है, इसका मतलब है कि CO गैस जो है वो बन के निकल जाएगा। तो मान के चलो मेरे बात पे यहाँ पे कार्बन है, जो भी ऑक्सीजन था उसको मैंने किल कर दिया, ऑक्सीजन को मैंने किल कर दिया विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम और विद द हेल्प ऑफ सिलिकॉन।
हमने LF के पास सारा एलॉय एडिशन कर दिया, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज डन। अभी हमको चाहिए था कि मेरे बाथ में जो कार्बन है, चूंकि कार्बन तो LF में घटेगा नहीं, जो 0.03 है, इस कार्बन को हमको कम करके 0.006 करना है। तो ये कार्बन कैसे घटेगा? कार्बन घटाने का एक ही तरीका यहाँ पे दिख रहा है। स्टील मेकिंग में जब भी कार्बन अगर घट रहा है तो ऑब्वियस सी उसका मतलब है कि तुम कार्बन को घटाने के लिए डीगैसिंग कर रहे हो। कार्बन डीगैसिंग कैसे हो रहा है? तो अंदर में सी है, स्टील के अंदर में सी है, लेकिन ये सी को रिमूव करने के लिए हमको चाहिए ऑक्सीजन। तो इसीलिए कभी भी अगर वैक्यूम ट्रीटमेंट तुमको दिख रहा है तो वैक्यूम ट्रीटमेंट के साथ में ऑक्सीजन को ब्लो करने के लिए एक अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि हम लोग बाथ में ऑक्सीजन को इंडेंट करें, और ऑक्सीजन कितना भी ज्यादा दें उससे स्टील बाथ को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि स्टील बाथ जो है वो ऑलरेडी वैक्यूम में है, जिसके कारण से ऑक्सीजन अगर हम जितना भी ज्यादा में देंगे तो भी वो स्टील में डिजोल्व नहीं होगा जब तक वो वैक्यूम में रहेगा, क्योंकि लो प्रेशर में इसका सॉलिबिलिटी कम हो जाता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे गैस का सॉलिबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन चूंकि ये वैक्यूम में है तो ऑक्सीजन कितना भी तुम चार्ज करोगे वो कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो ऑक्सीजन जैसे ही ब्लो करते हैं और जैसे ही कार्बन के कांटेक्ट में आता है, CO गैस बन के वो उड़ जाता है। इस तरीका से हम डीकार्बोराइजेशन हम लोग अंडर स्पेशल कंडीशन हम लोग कर सकते हैं। लेकिन CO गैस रिमूव हो जा रहा है, ठीक है। अब जब स्टील को फिर वैक्यूम ट्रीटमेंट से हटाएंगे तो उसके अंदर में तुमको ऑक्सीजन नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि चूंकि जो भी ऑक्सीजन तुम ब्लो कर रहे थे वो वैक्यूम कंडीशन में था, इसीलिए कोई भी ऑक्सीजन स्टील में डिजोल्व नहीं हो पाता है। और इस तरह से सबसे पहले तो तुम्हारा हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, और उसके बाद तुम्हारा ऑक्सीजन का भी रिमूव तुम कर सकते हो, कार्बन भी उसके हेल्प से तुम खत्म कर सकते हो। कब कार्बन खत्म करेंगे? स्पेशल केस में जब ऑक्सीजन अंदर डालेंगे, तो ऑक्सीजन अंदर डालेंगे तो ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं होगा, और वो क्या करेगा, कार्बन से रिएक्शन करेगा और बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीका से हम कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये सभी को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं दे रहे हैं, किसी तरीका से हम डीगैसिंग में ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो क्या तुम कार्बन रिमूव कर सकते हो? नो भैया, CO ही फॉर्म नहीं होगा। यस, CO गैस जब तक फॉर्म नहीं होगा तब तक कार्बन नहीं बनेगा। तो इसीलिए तुमको पता है कि LD का एक लिमिटेशन है। LD ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कितना तक कार्बन रिमूव कर सकता है, LD में बताए थे ना। LD का एक लिमिटेशन है जो कि इतना से ज्यादा रिमूव नहीं कर पाता है। कितना है वो? 0.3। वो तो तुम्हारा 0.3 तो नाइट्रोजन के लिए था। तुम वो डीकार्बोराइजेशन पढ़ा है ना, जैसे ही 0.3 कार्बन पहुंचता है फिर कार्बन का डीकार्बोराइजेशन रेट कम हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे कार्बन रिमूव हो रहा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। और फाइनली खत्म होते होते तक वो लास्टली 0.1% तक जा सकता है। LD में 0.1% कार्बन तक तुमको मिलेगा। लेकिन 0.1 से अगर नीचे करना है तब क्या? 0.1 से नीचे करना है, अल्ट्रा लो कार्बन में जाना है, 0.03 में जाना है, 0.04 में जाना है, 0.066 में जाना है। तो ये सब केस तभी अचीव होगा जब ये कार्बन बाथ में रहे और तुम इसको ऑक्सीजन का सप्लाई करो अंडर स्पेशल कंडीशन। कंडीशन क्या होना चाहिए? वैक्यूम होना चाहिए। तो इसके हेल्प से अंदर में जो भी गैसेस जनरेटेड हो रहा है, चाहे वो CO गैस हो रहा है, चाहे वो नाइट्रोजन गैस है, चाहे वो हाइड्रोजन गैस है, तो ये सारा गैसेस रिमूव हो रहा है। यहाँ पे एग्जॉस्ट भी यहाँ पे लगा रहेगा, सारा गैसेस रिमूव हो रहा है। तो इफ एवरी गैसेस जो भी है रिमूव हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि गैस रिमूव हो रहा है, इसीलिए हमको डीगैसिंग बोलता है। तो कभी भी अगर नाम सुने डीगैसिंग, इसका मतलब है कि गैस रिमूव कर रहा है, और गैस रिमूव कर रहा है इसका मतलब है कि तुमको वो वैक्यूम ट्रीटमेंट कर रहा है। तो वैक्यूम ट्रीटमेंट इज दैट मच इम्पोर्टेंट इन स्टील मेकिंग। स्टील मेकिंग के लिए वैक्यूम ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितना जितना ज्यादा क्रिटिकल ग्रेड, उतना ज्यादा देर तक वैक्यूम करना पड़ेगा, उतना ज्यादा देर तक उसके अंदर से गैसेस को निकालना पड़ेगा, और उतना ज्यादा कॉस्टली बनेगा। इसीलिए जितना ज्यादा कॉस्टली ग्रेड होता है वो उतना ज्यादा कॉस्टली रहता है। और चूंकि वैक्यूम ट्रीटमेंट किया हुआ है तो स्टील को क्लीननेस जो है बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ही अच्छा क्लीन स्टील तुमको मिलेगा। और जो भी है वो इस तरीके से हम लोग बात को क्लीन कर सकते हैं।
समझ में आ गया? बहुत अल्ट्रा लो कार्बन भी हम लोग बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा लो कार्बन का मतलब होता है स्टील का कंसंट्रेशन 20 ppm तक जा सकता है। अब तुम लोग 20 ppm को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेगा तो यू गोट टू नो कि कितना होता है 0 पॉइंट इतना तक भी कार्बन जा सकता है। इसको यूएलसी बोलते हैं, अल्ट्रा लो कार्बन। तो इस हद तक कार्बन नीचे जा सकता है। ठीक है, डीसल्फराइजेशन कर सकते हैं, डीऑक्सीडेशन कर सकते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं, अल्ट्रा लो कार्बन बना सकते हैं। कोई भी अगर हम लोग एलॉय का एडिशन कर रहे हैं वैक्यूम कंडीशन में तो ज्यादा रिकवरी मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं बात में ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण तुम्हारा एलॉय का रिकवरी जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो एलॉय रिकवरी जो है वो मैक्सिमम रहेगा। तो इसीलिए हम लोग वैक्यूम को ज्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है तुम लोगों को वैक्यूम ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। वैक्यूम ट्रीटमेंट का जो प्रिंसिपल है वो तुमको पता है कि सीवर्स लॉ है। दूसरा हाइड्रोजन का रिमूवल, यू गॉट टू नो कि हाइड्रोजन का रिमूवल कैसे होता है। तीसरा, सबसे पहले तो ये क्या कर सकता है, सबसे पहले तो ये हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है, ऑक्सीजन को रिमूव कर सकता है, कार्बन को रिमूव कर सकता है, नाइट्रोजन को रिमूव कर सकता है, यूएलसी स्टील बना सकते हैं। यूएलसी स्टील बनाने के लिए हमको इसके पास ही जाना पड़ेगा। डीएस बहुत अच्छा से हो सकता है क्योंकि इनर्ट एटमोस्फियर है। स्लैग डाल के आर्गन पर्जिंग करो, एकदम मस्त डीसल्फराइजेशन होगा। उसके बाद एलॉय एडिशन कर सकते हैं क्योंकि मैक्स रिकवरी होता है। इसीलिए एलॉय एडिशन जो होता है वो इनर्ट एटमोस्फियर में करने की कोशिश करते हैं। ड्यू टू इनर्ट एटमोस्फियर हमको रिकवरी जो मिलता है मैक्सिमम मिलता है। तो ये सारा चीज है, हाइड्रोजन रिमूवल। ऑक्सीजन अगर बात में है तो वो रिमूव कर सकते हो, कार्बन को रिमूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सीओ गैस, नाइट्रोजन को रिमूव कर सकते हो। कैन फॉर्म पीपीएम वाला स्टील जो है तुम इसमें बना सकते हो। डीसल्फराइजेशन इनर्ट आर्गन पर्जिंग करोगे तो उससे मैक्सिमम मिल जाएगा। एलॉय रिकवरी मैक्सिमम मिलेगा क्योंकि तुम्हारा किसी भी तरह का कोई ऑक्सीजन का कांटेक्ट में नहीं आएगा, एटमॉस्फेयर का कांटेक्ट में नहीं आएगा। सारा जो भी एलॉय डालोगे सब बात में जाएगा, जिसके कारण से मैक्सिमम रिकवरी तुमको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये सारा फैसिलिटी है वैक्यूम का। तो ये यूएलसी अल्ट्रा लो कार्बन लिखे हैं। हाँ, यूएससी का मतलब अल्ट्रा लो कार्बन। जब भी भैया स्टील का इसमें परसेंटेज डीसल्फराइजेशन 0.03 कैसे से होगा? नीचे जाता है, 0.03 से जाता है नीचे, तो उसको हम लोग यूएलसी बोलते हैं। सॉरी, 0.03 तो तुम्हारा 0.03 क्या लो कार्बन स्टील है ना। यस भैया। 0.3 से नीचे, हाँ ठीक है, 0.03 इज यूएलसी। 200 पीपीएम से नीचे जाने से वो यूएलसी हो जाता है। तो ये सब फैसिलिटीज है। अभी बात में हाइड्रोजन क्या कैसे रिमूवल होता है। तो तुमको पता है कि हाइड्रोजन जो है जैसे ही प्रेशर कम होता है तो हाइड्रोजन धीरे धीरे रिमूव हो जाता है। तो जितना भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसका 80% हम हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं। अगर बात में 0.005 हाइड्रोजन है तो कितना हाइड्रोजन लास्ट तक जाके बच सकता है। 80%, 0.004 हाइड्रोजन जो है रिमूव हो सकता है इन वैक्यूम ट्रीटमेंट, जबकि इतना हाइड्रोजन बच जाएगा। ये हाइड्रोजन अगर तुम्हारा बात में है तो इतना हाइड्रोजन जो है खत्म। मतलब 0.005 का मतलब क्या होता है, 50 पीपीएम ना। 50 पीपीएम है, तुम 10 पीपीएम तक हाइड्रोजन को ला सकते हो, 40 पीपीएम तुम हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हो। इसका कहने का मतलब ये है। तो हाइड्रोजन जो है वो 80% तक रिमूवल पॉसिबल है। और सोचो इतना डाउन है फिर भी हमको खत्म करना है, क्योंकि अगर 50 पीपीएम बहुत ज्यादा हो जाता है, ये तुरंत हेयरलाइन फ्रैक्चर कर सकता है तुम्हारा स्टील में। इसीलिए हम लोगों को हाइड्रोजन रिमूव करना है। वैक्यूम ट्रीटमेंट में ऑटोमेटिक ये रिमूव हो जाता है। अब वैक्यूम ट्रीटमेंट अलग अलग तरह का होता है, तो किसी में हाइड्रोजन जल्दी रिमूव होता है, किसी में हाइड्रोजन देरी से रिमूव होता है।
सबका अपना अपना फैसिलिटी है, बहुत सारा वैक्यूम ट्रीटमेंट का प्रोसेस है जिसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। नाइट्रोजन तो तुमको पता है नाइट्रोजन क्या कर सकता है स्टील में, इसके लिए तो ज्यादा बताने की दरकार नहीं है। स्टील में जनरली नाइट्रोजन जो है बहुत ही नाइट्राइट के फॉर्म में रह सकता है और बहुत ही कम अमाउंट में रहता है, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन कितना रिमूव हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन हम 80% रिमूव कर सकते हैं, उसी तरीके से नाइट्रोजन जो है वो 10 to 15% रिमूविंग पॉसिबल है। क्योंकि नाइट्रोजन का जो बॉन्ड रहता है Fe3n के फॉर्म में रहता है और ये काफी स्टेबल बॉन्ड रहता है, जिस कारण से और हाइड्रोजन जो है वो स्टेबल हाइड्राइड नहीं बनाता, क्योंकि अगर ये Fe के साथ रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन, तो ये Fe के साथ जो भी, जैसे Fe आयन के साथ रिएक्शन किया तो नाइट्राइड बनाया, तो ये नाइट्राइड काफी स्टेबल है, जिसके कारण से वैक्यूम ट्रीटमेंट में होने के बावजूद ये Fe3n बनने के कारण नाइट्रोजन का रिमूविंग थोड़ा सा कम होता है। लेकिन हाइड्रोजन के केस में क्या है कि ये हाइड्रोजन Fe के साथ रिएक्शन नहीं करता है या फिर नहीं करता है, बट ये स्टेबल हाइड्राइड नहीं बनाने पाता है। अगर ये हाइड्राइड बना लेता तो हाइड्रोजन का भी रिमूवल पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हाइड्रोजन स्टेबल हाइड्राइड नहीं बना के ये गैसियस स्टेट में ही है, जिसके कारण से सारा हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाता है 80% तक। लेकिन नाइट्रोजन के केस में ये Fe3n बना लेता है जो कि नाइट्राइड है, जिसके कारण इसका रिमूविंग पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए 10 to 15% नाइट्रोजन ही रिमूव हो पाता है ड्यूरिंग वैक्यूम प्रोसेस। ठीक है, समझ में आ गया? ये सब एलिमेंटल स्टेज में ही रिमूव हो जाता है सक्शन के कारण, मतलब वैक्यूम के कारण। यस यस, जब तक वो गैसियस कंटेंट में रहेगा। Fe3n बन गया तो Fe3n वैक्यूम में जाने से इसको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये तो कंपाउंड बना लिया ना, स्टेबल नाइट्राइड बना लिया। जब तक वो नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं रहेगा तब तक वो रिमूव कैसे होगा, इसीलिए नाइट्रोजन का रिमूविंग थोड़ा सा कम होता है। इसीलिए तुम लोग देखोगे कि जनरली कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तीन चीज का रिमूवर होता है डीगैसिंग में, यानी कि वैक्यूम ट्रीटमेंट में। नाइट्रोजन का रिमूवल पॉसिबल नहीं होता है। अगर कोई पूछे नाइट्रोजन का रिमूवल क्यों नहीं पॉसिबल होता, क्या बोला? Fe3n का तो फॉर्मेशन बोले तो मतलब कि बहुत लो टेम्परेचर पे होता है बेशमर में। Fe3n का फॉर्मेशन तुम्हारा वो नाइट्राइड बना के रखता है, कंपाउंड बना के रखता है। लो टेम्परेचर में हम कुछ और बताए थे ना, वो तो तुम्हारा FeS के बारे में बताए थे I guess। हाँ उसका तो बोले थे, वो तो सल्फर हाई टेम्परेचर में Yes। एलिमेंट में रहता है, लो टेम्परेचर इसीलिए में कंपाउंड। Fe3n के बारे में शायद नहीं बोले थे। तो ये नाइट्राइड में जनरली रहता है, इसीलिए इसका रिमूवल पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी वैक्यूम ट्रीटमेंट में तुम नाइट्रोजन का जिक्र नहीं करना तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि नाइट्रोजन का रिमूवल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो नाइट्राइड बना लेता है। जो भी नाइट्रोजन, एक तो स्टील में हम लोग नाइट्रोजन घुसाते नहीं है, और दूसरा अगर स्टील में नाइट्रोजन घुसा तो बहुत ही कम ppm में घुसता है। इस कारण से हम लोग नाइट्रोजन को लेकर उतना कोई दिक्कत क्रिएट नहीं होता है मॉडर्न स्टील मेकिंग में, जो कि दिसंबर में होता था, क्योंकि नाइट्रोजन ऑलमोस्ट 74% हम लोग एयर के साथ डाल रहा था। यहाँ पर हम लोग 99% प्योर ऑक्सीजन यूज करते हैं, 99.9%, 99.8%। इसीलिए नाइट्रोजन का पिकअप जो है वो स्टील में नहीं होता है, और स्टील में नाइट्रोजन रहता ही नहीं है ताकि वो रिमूव हो। और जो स्टील में नाइट्रोजन बच गया कुछ छोटा छोटा अमाउंट में, वो भी तुम्हारा Fe3n बन जाता है, जिसके कारण उसका रिमूवल और पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसी तरीका से एक तो हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, उसके बाद यहाँ पे हम लोग डीकार्बोराइजेशन कैसे होता है। डीकार्बोराइजेशन करने के पीछे का क्या रीजन देखो, कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और CO गैस बना लेगा। तो प्रेशर जितना कम रखोगे ये रिएक्शन उतना अच्छा होगा। तो ये रिएक्शन लो पार्शियल प्रेशर में होता है, यानी कि जब हम स्टील को वैक्यूम कंडीशन में रखेंगे तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम बात में इसको हम लोग वैक्यूम किए, बात में जैसे हम लोग वैक्यूम किए और बात में हम लोग क्या करेंगे, आर्गन का पर्जिंग करते रहेंगे।
के कारण क्या होगा, अंदर में बाथ में वाइब्रेशन या टर्बुलेंस रहेगा। और अगर ऑक्सीजन बाथ में है तो ठीक है, अगर ऑक्सीजन बाथ में नहीं है तो हम लोग को ऑक्सीजन बाथ में चार्ज करना है। ऑक्सीजन बाथ में चार्ज करोगे तभी जाकर के तुम्हारा कार्बन ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, और ये बहुत ही गजब तरीका से होता है। तुम लोग जब देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि कैसे करके होता है। तो अभी के लिए इतना ही है कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, और ये लो पार्शियल प्रेशर में जनरली रिएक्शन करता है। और कार्बन हम इसमें अप टू 0.002 तक लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही डिकार्बोराइजेशन हो गया, नाइट्रोजन का नहीं हो पाता है। उसके बाद आ जाओ एलॉय एडिशन में। एक सेकेंड, आज 8 बज गए क्या? एलॉय एडिशन, तो जो भी एलॉय एलिमेंट का रिकवरी होता है, चूंकि तुम्हारा बात में डीऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली क्या है ना, एलॉय का जो हम एडिशन करते हैं ना, कोई भी एलॉय एडिशन की ऑक्सीजन से जनरली प्रोन रहता है रिएक्शन करने के लिए। तो अगर 100 kg डाल रहे हैं तो उसका कुछ अमाउंट ऑक्सीजन के पास या एटमोस्फेयर में उड़ के निकल जाता है। लेकिन वैक्यूम में अगर हम इसको चार्ज करेंगे तो मतलब 100% तुमको रिकवरी मिलने का चांसेस है, क्योंकि किसी भी तरह का कोई एटमोस्फेयर नहीं है, किसी भी तरह का कोई ऑक्सीजन नहीं है। इस कारण से तुमको एलॉय एडिशन जब करोगे तो एकदम हेवी तुमको देखने को मिलेगा कि रिकवरी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसीलिए तुम यहाँ पर एलॉय रिकवरी बहुत मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पर हम एलॉय एडिशन कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम तुम यहाँ पे ये भी देख रहे हो कि यहाँ पे हीटिंग का कोई सोर्स नहीं है। और अगर हम एक साथ इसके अंदर में वैक्यूम ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा एलॉय का डाल देंगे, तो बहुत ज्यादा एक साथ एलॉय डालने से तुम्हारा बात को क्या हो सकता है, क्वेंचिंग हो सकता है, या तो बात जो है वो सॉलिड हो सकता है। इसीलिए हमको इस बात का भी खासा ख्याल रखना है कि वैक्यूम ट्रीटमेंट में ज्यादा एलॉय का रिकवर, ज्यादा एलॉय एडिशन नहीं करें। इसीलिए जो प्रीसियस एलॉय होता है, जो रेयर एलॉय होता है, रेयर आरईएम जो रहता है, रेयर अर्थ मेटल एलॉयज जो रहता है, वो सबको हम लोग इसमें चार्ज करते हैं अंडर वैक्यूम कंडीशन। क्योंकि ये सब एलिमेंट हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीका से ये स्लैग में जाए या किसी भी तरीका से एटमॉस्फेयर में उड़ जाए, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली है। इसीलिए जो स्पेशल एलॉयज होता है, जो स्पेशली रेयर अर्थ जो मेटल्स होता है, वो सबको हम लोग चार्ज करते हैं वैक्यूम कंडीशन में। ज्यादा अमाउंट में एलॉय को चार्ज नहीं करना है, क्योंकि वो बात को सॉलिड बना देता है। और यहाँ पे हीटिंग का कोई सोर्स नहीं है। अगर हीटिंग का सोर्स नहीं है तो फिर हमको इस बात का भी ख्याल रखना है कि उतना ही एलॉय एडिशन करना है कि तुम्हारा बात लिक्विडस स्टेट में ही रहे और तुम्हारा सारा काम होते रहे। इसीलिए हम लोगों को इस बात का खासा ख्याल रखना है। ठीक है, लेकिन एलॉय का रिकवरी मैक्सिमम इसमें होता है, बट फिर भी हम सारा एलॉय इसमें चार्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिक्कत क्रिएट कर सकता है। इसीलिए एक सर्टेन लिमिट तक हम लोग चार्ज करेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। तो ये सब ऐड करते हैं, लेकिन एट द एंड ऐड करते हैं, जब पूरा प्रोसेस खत्म हो गया रहता है तब हम लोग इसको ऐड करने का कोशिश करते हैं। और जैसे ही ऐड किए, फटाक से आर्गन गैस का पर्जिंग करो, ताकि तुम्हारा होमोजेनाइज हो जाए बात। और जो भी केमिकल कंपोजिशन है वो सब हम लोग बाद में चेक करके फर्दर फिर अपने हिसाब से उसको चेक कर सकते हैं। तो एलॉय एडिशन लास्ट में करने के लिए क्यों बोला गया है, क्योंकि बाद में जो भी ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, लंत पंत जो भी चीज है, सबको हटा दो। सब पूरा स्टील को क्लीन कर लो। स्टील को क्लीन करने के बाद तुम एलॉय का एडिशन कर दो, जिसके कारण तुम्हारा सारा चीज जो है, एलॉय जो भी ऐड करोगे सब एकदम अच्छा से ऐड हो जाए। इसीलिए बोला जाता है कि एलॉय एडिशन जो होता है एट द एंड ऑफ द प्रोसेस करना चाहिए, ताकि तुम्हारा जो बात है वो क्लीन बात में तुम उसको एडिशन करोगे। अगर तुम उसको डर्टी बात में एडिशन करोगे तो कुछ एलिमेंट जो स्लैग में चला जाएगा डर्टी रहने के कारण। इसीलिए जब तक बात क्लीन नहीं हो जाता है हमको एलो एडिशन नहीं करना है, ये ऐसा बोला जा रहा है वैक्यूम ट्रीटमेंट के केस में। तो इसी तरीका से अभी हम लोग ये तो पढ़ लिया कि वैक्यूम में तुम कार्बन रिमूव कर सकते हो, वैक्यूम में तुम हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हो, वैक्यूम में तुम ऑक्सीजन खत्म कर सकते हो, वैक्यूम में तुमको एलॉय का एडिशन करेंगे तो मैक्सिमम रिकवरी मिल सकता है। लेकिन ये वैक्यूम ट्रीटमेंट जो है कितने तरीके से हो सकता है, तो वैक्यूम ट्रीटमेंट को करने के लिए हम लोग जनरली डीगैसिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। और डीगैसिंग प्रोसेस जो होता है ये जनरली 3 तरीके का होता है। एक होता है लैडल डीगैसिंग, एक होता है स्ट्रीम डीगैसिंग, एक होता है सर्कुलेशन डीगैसिंग।
तो ये 3 डीगैसिंग है जो कि हम लोग यू पढ़ेंगे और आगे देखेंगे कैसे होता है। सर्कुलेशन डीगैसिंग में ही 2 प्रोसेस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आरएच और डीएच, जो कि तुम्हारा सिलेबस में भी मेंशन है। तो आरएच डीएच जो है हम लोग ये पढ़ेंगे। आरएच प्रोसेस ज्यादा यूज होता है एज कम्पेयर टू डीएच। लैडल डीगैसिंग भी यूज होता है। लैडल डीगैसिंग को हम लोग टैंक डीगैसर भी बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रीम डीगैसिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारा डीगैसिंग प्रोसेस है जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज मेरा क्रिकेट मैच है प्लांट की तरफ से, तो इसीलिए जो भी था आज बता दिए। डीगैसिंग बचा हुआ है 1 यूनिट। डीगैसिंग में जो भी पढ़ेंगे, डीगैसिंग खत्म होगा उसके बाद फिर तुमको कंटिन्यूस कास्टिंग। लेकिन डीगैसिंग से पहले एक चीज जो है पढ़ लेते हैं हम लोग, उसका इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि सिंथेटिक स्लैग का बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि सिंथेटिक स्लैग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऊपर में तुमको डालना पड़ेगा, क्योंकि सिंथेटिक स्लैग नहीं डालोगे तो फिर डिसल्फराइजेशन नहीं होगा। या तो तुम्हारा जो बात है उसमें एलॉय का रिकवरी तुमको कम मिलेगा, या फिर बात में ऑक्सीजन जो है वो काफी ज्यादा रिएक्शन कर सकता है। तो ये जो सिंथेटिक स्लैग होता है इसमें जनरली CaO और Al2O3 रहता है, और इसके भैया बीच का जो रेशियो होता है वो 1.2 के आसपास होता है। बोलिए। बोल रहे भैया कि प्रेशर घटाएंगे तो टेम्परेचर नहीं घटेगा? प्रेशर घटाने से टेम्परेचर क्यों घटेगा मेरे दोस्त? भैया वो एक लॉ नहीं बताया था, जूल थॉमसन लॉ। जूल थॉमसन इफेक्ट कूलिंग इफेक्ट देता है प्रेशर का। उसमें प्रेशर को हम लोग क्या किए थे, उसमें हम लोग सीधा एक लो एरिया से हाई एरिया में उसको इंसर्ट किया था, जिसके कारण ज्यादा हाई एरिया मिलने के कारण वो प्रेशर जो है वो टेम्परेचर ड्रॉप कर रहा था। यहाँ पर तो वैसा कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे एरिया स्टार्टिंग में जितना था लास्ट में भी उतना ही है कि नहीं? एरिया वहां पे था, एरिया जो था वो चेंज हो रहा था। एरिया यहाँ से ऐसे करके ऐसे भाग रहा था, जिसके कारण यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे एरिया ज्यादा है, तो टेम्परेचर लॉस हो गया क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया था। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारा स्टार्टिंग में भी लेडल में उतना ही स्टील है और एट द एंड प्रोसेस में भी इतना ही स्टील है, तो उससे टेम्परेचर को कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। बट टेम्परेचर अपना जिस रेट से घटता है उसी रेट से घटेगा। जैसे 1.5 डिग्री जनरली रहता है 2 मिनट में, 1 मिनट में घटने का, 2 मिनट 3 मिनट में 1.5 डिग्री घटता है शायद 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये सिंथेटिक स्लैग में जनरली CaO और Al2O3 रहता है, जिसका रेशियो 1.2 के आसपास रहता है। मतलब अगर CaO 40 है तो Al2O3 कितना रहना चाहिए? CaO by Al2O3 इट शुड बी 1.2 के आसपास होना चाहिए। तो उसके हिसाब से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो सिंथेटिक स्लैग में जनरली CaO और Al2O3 हम लोग यूज करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, सिंथेटिक स्लैग हमने यूज किया, तो सिंथेटिक स्लैग के हेल्प से ये हमको बहुत ही हेल्प करता है किसमें, रैपिड डीएस कराने में। क्योंकि डीसल्फराइजेशन कहीं भी पॉसिबल नहीं है, ना तो तुम उसको आरएच में हटा सकते हो, डीएच में हटा सकते हो, लैडल में हटा सकते हो, कहीं नहीं हटा सकते हो। तब तक नहीं हटेगा जब तक तुम उसको बेसिक एटमोस्फेयर प्रोवाइड नहीं करोगे। और बेसिक एटमोस्फेयर तभी प्रोवाइड हो पाएगा जब हम उसको सिंथेटिक स्लैग प्रोवाइड करेंगे। तो सिंथेटिक स्लैग प्रोवाइड करेंगे तो सिंथेटिक स्लैग का काम है कि CaO जो है उसको वो लेगा। CaO जो है वो सल्फर को रिसीव करेगा और रिएक्शन करके डीसल्फराइजेशन करेगा। और जो भी नॉन मेटालिक इंक्लूजन है उसको भी अपना सरफेस में, या तो बोलेगा तो उसको बोलते हैं कि स्लैग में लाने की कोशिश करेगा। जो भी नॉन मेटालिक इंक्लूजन है सरफेस में लाने की कोशिश करेगा, जिससे पूरा जो तुम्हारा बात है स्टील है वो क्लीन होगा, और उसके अंदर में इम्प्यूरिटी जो रहेगा वो लो लेवल का रहेगा। इसका मतलब बात में जो भी ऑक्साइड्स है, अगर हम डीएस स्लैग ये सिंथेटिक स्लैग यूज किए हैं, ये ऑक्साइड बात में चला जाएगा। अंदर में कोई सल्फाइड बच गया है स्टील के अंदर में, वो सल्फाइड भी तुम्हारा इसके पास चला जाएगा। अंदर में कोई सल्फर है तो सल्फर भी रिएक्शन करके इसके पास चला जाएगा। तो बात के अंदर में पहले सल्फर था, ऑक्साइड्स भी था, सल्फाइड्स भी था, नॉन मेटालिक इंक्लूजन्स भी था। तो ये सारा चीज जैसी डीएस स्लैग यूज किया और अंदर से पर्जिंग करने लगे, तो जब ये फ्लोट किया तो तुरंत इसको दिखा कि स्लैग है, ये ऑक्साइड उसके पास जाके बैठ गया, सल्फाइड उसके पास जाके बैठ गया, सल्फर उसके पास चला गया। इसके कारण तुम्हारा बात क्या हो रहा है, क्लीन हो रहा है। स्टील के अंदर से जो कचरा था वो रिमूव हो रहा है। इसी कारण से डीएस स्लैग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, ये जनरली पूरा बात को कवर कर देता है चारों तरफ से।
जिसके कारण बाथ में वापस से ऑक्सीजन आ सकता है क्या एटमॉस्फेयर से? नहीं आ सकता। अगर तुमने स्टील बाथ में सिंथेटिक स्लैग डाल दिया, अगर मैंने स्टील बाथ में सिंथेटिक स्लैग डाल दिया ऊपर से, तो ऊपर से यहाँ पे स्लैग आ गया है, अभी ऊपर से एटमॉस्फेयर क्या इसके अंदर में जा सकता है? ये पूछना चाह रही है। एटमॉस्फेयर है, नहीं जा सकता है। एटमॉस्फेयर नहीं जाएगा तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का पिकअप भी नहीं होगा, और ऑक्सीजन पिकअप के साथ साथ ऑक्सीजन तो चलो बाद में रिमूव भी कर लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जा रहा है? नाइट्रोजन पिकअप। क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो फिर बाद में रिमूव नहीं होगा, इसीलिए नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन को भी हमको देखना है। तो इसीलिए ऊपर में स्लैग डाल दिए तो एक तरह का बैरियर हो गया। ये बैरियर ऑक्सीजन को बाद को रीऑक्सीडाइज करने से बचाता है, दोबारा ऑक्सीडेशन होने से बचाता है, और बाद में नाइट्रोजन पिकअप को भी अवॉइड करता है। और उसके साथ साथ ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है, जिसके कारण अगर स्टील एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है, इसका टेम्परेचर लॉस भी क्या होगा? अब ये ऊपर में स्लैग डाल दिए हैं तो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं जा रहा है स्टील का, तो टेम्परेचर लॉस भी कम होता है। तो ये सब फायदा है सिंथेटिक स्लैग यूज करने का। उसके बाद जब हम इस सिंथेटिक स्लैग को जब हम लेकर जाते हैं फर्दर, ये एलएफ प्रोसेस में लेकर जाओगे, तो वहां पर भी तुम्हारा ये पावर कंजप्शन को, प्रोडक्टिविटी को, सबको बढ़ाता है। इसीलिए सिंथेटिक स्लैग यूज करना बहुत ही जरूरी है। विदाउट सिंथेटिक स्लैग हम लोगों को पॉसिबल नहीं है। रिफाइनिंग टाइम जो है वो सिंथेटिक स्लैग के हेल्प से हम लोग कम कर सकते हैं, क्योंकि तुम देख रहे हो सिंथेटिक स्लैग एवरीथिंग, जो भी इंक्लूजन्स है, नॉन मेटालिक, ऑक्साइड, सल्फाइड, सब ये रिमूव कर सकते हैं। तो इसीलिए सिंथेटिक स्लैग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सिंथेटिक स्लैग का कंपोजिशन है, जैसा कि हम तुमको बताया कि इसमें CaO बहुत ज्यादा रहता है, जो कि 48 से 52 रहता है, और एल्यूमिना जो रहेगा वो इतना रहेगा कि वो रेशियो 1.2 के आसपास मेंटेन करे, तो 37 42। SiO2 भी रहता है बट बहुत कम अमाउंट में रहता है, दैट इज 3.5 से 4.5 के बीच में। MgO जो रहता है ये भी तुम्हारा 5 से 10% के बीच में रहता है, और FeO जो रहता है ये भी यूज करते हैं, जो कि 2% से कम रहता है। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ सिंथेटिक स्लैग। ये जनरली टैपिंग के टाइम में ऐड किया जाता है सिंथेटिक स्लैग। सिंथेटिक स्लैग हम कितना ऐड करेंगे, टैपिंग जब कर रहे होते हैं उस समय हम लोग ऐड करते हैं, लेकिन सिंथेटिक स्लैग कितना ऐड करेंगे ये डिपेंड करता है कि तुमको कितना सल्फर रिमूव करना है, तो ये सल्फर पे डिपेंड करता है। और जिस जिस समय तुमने सिंथेटिक स्लैग यूज किया उसी समय तुमको एल्यूमिनियम को भी चार्ज कर देना है, क्योंकि एल्यूमिनियम भी तुम्हारा बात को डीऑक्सीडाइज कर देगा। तो जैसे सिंथेटिक स्लैग चार्ज कर रहे हो उसी समय तुमको एल्यूमिनियम चार्ज कर देना है, जैसे जैसे सिंथेटिक स्लैग यूज किया, ताकि तुम्हारा बात में अर्ली स्टेज में ही डीऑक्सीडेशन हो जाए। तो इस तरीका से हम लोग सिंथेटिक स्लैग का यूज करते हैं, और जनरली ये ऐसा सबसे नीचे क्या प्रीफरेबल है FeO FeO भैया, ठीक। लेस देन 2%। ILF में जाने से पहले सिंथेटिक स्लैग चार्ज हो जाना चाहिए, और एल्यूमिनियम भी चार्ज हो जाना चाहिए, ताकि एल्यूमिनियम बात को तब तक ऑक्सीजन से खत्म कर देगा, यानी कि बात को किल कर देगा, और तुम्हारा उधर सिंथेटिक स्लैग सल्फर फल्फर को रिमूव कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ स्टीयरिंग एक्शन। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस जो कि सिंथेटिक स्लैग इज दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे ये तीनों प्रोसेस के बारे में, लैडल, स्टीम और सर्कुलेशन। ये जब खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग CC स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके एवरीवन, थोड़ा सा मैच के लिए जाना पड़ रहा है, सॉरी, बाय।